हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। अभी हम करें क्लास 6th साइंस एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, हिंदी मीडियम। अभी हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो हमने कल किया था लेसन 8। ठीक है, शरीर में गति। तो उसमें हम कर चुके हैं कि जो इंसान होते हैं, मानव शरीर जैसा होता है, तो वो किस प्रकार चलते हैं। ठीक है, किस संधि की वजह से हमारे जो हाथ पैर हैं वो मुड़ते हैं, या फिर जो भी कुछ है हम आगे पीछे किसी भी चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि मानव शरीर गति किस रूप से करता है, ये चीज़ें हमने देख ली। कंदुक खलिका संधि हमने देख ली, धुराग संधि हमने देखी, हिंज संधि हमने देखी, और अचल संधि भी हमने कर ली है। ठीक है, विद एक्टिविटीज़। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप उसको पहले उसको देखें, समझें, और उसके बाद आज हम रीड करेंगे जंतुओं की चाल की। जो जंतु होते हैं, जो पशु होते हैं, वो किस प्रकार से चलते हैं, जो कीट होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जंतुओं की चाल। तो चलिए अब करते हैं हम स्टार्ट। जंतुओं की चाल। सबसे पहला दिया हुआ है आपका केंचुआ। एक्टिविटी 5। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक शाही सोप फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी टुकड़े, ये देखो इस तरीके से आपको फिगर दी, ऐसा होता है केंचुआ दिखने में। ठीक है, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। तो जो ये केंचुआ है, इसका शरीर किससे बना हुआ होता है? पेशियों से। ठीक है, जो इसको एक बार लंबा आकार दे देती हैं और फिर ये सिकुड़कर छोटा हो जाता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। पश्च मतलब पीछे का भाग और अग्र मतलब आगे के भाग को। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक बाल जैसी आकृति के शूक, जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। ठीक है, तो किसानों का मित्र भी किसको बोला जाता है? केंचुए को। किस वजह से? जो ये मिट्टी खाता जाता है और पीछे से निकालता जाता है, तो जो वो निकालता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ गए किस प्रकार केंचुआ चलता है। अब पढ़ेंगे हम घोंगा। घोंगा किस प्रकार चलता है। एक्टिविटी 6। किसी बगीचे से एक घोंगा पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी? ये होता है घोंगा, देखो। ठीक है, ये वाली गोल संरचना के बारे में पूछ रहा है। इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से और अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसे फिसलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपसे उसे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसके पैर हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। अब सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है? ये जब आप एक्टिविटी करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तिलचट्टा। ठीक है, एक्टिविटी 7। किसी कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिलचट्टा। किसी कॉकरोच का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष में 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। आई थिंक कॉकरोच तो सभी बच्चों ने देखा होगा, जिसको का दूसरा नाम क्या है? तिलचट्टा। ठीक है, देखा हुआ है ना सब बच्चों ने। तिलचट्टे में विशिष्ट
पेशियाँ होती हैं, मगर पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। ये तो थे कुछ कीट जिनके बारे में हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से वो चलते हैं, कौन उड़ सकता है, कौन रेंग करके चलता है, कौन सिकुड़ के चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पक्षियों के बारे में कि वो किस तरीके से उड़ते हैं। तो अब हम एक्टिविटी 8 को रीड करेंगे। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्च पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्र पैरों की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। ठीक है, वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। देखो एक पक्षी की आपको फिगर दी गई है। ठीक है, तो ये देखो जो पीछे के पैर होते हैं ये इसके बैठने में हेल्प करते हैं, और जो ऊपर के पैर होते हैं मतलब आगे के जो पैर होते हैं अगर वो क्या करते हैं, पंख बन के उनकी उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब है मछली के बारे में। एक्टिविटी 9, कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। ये देखिए बच्चे, इस तरीके से आप नाव बनाइए और ये नाव का जो नुकीला भाग है इसको आगे की तरफ रख के इसको हल्का सा धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से आती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? ये देखो, ये पहले क्या कर रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है, और अब क्या कर रहा है, बीच से धक्का दे रहा है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की जो आकृति है वो काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय आकृति कहलाती है। जो ये वाली आकृति होती है आगे से और पीछे से नुकीली और मध्य से थोड़ी चौड़ी, वो कौन सी आकृति हो जाएगी आपकी? धारा रेखीय। ठीक है, तो ये देखो ये मछली है और ऊपर मैंने आपको नाव दिखाई थी तो वो इससे कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना, कभी ये आगे से मुड़ती है, पीछे से मुड़ती है, तो इस तरीके से फिर ये पानी को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे तैरती रहती है। मछली चित्र मैंने आपको दिखा दिया ऊपर के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, ये देखो पूंछ के नीचे इनके पंख है ना कुछ, तो ये इस काम में इसकी हेल्प करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह एक विशेष फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? जो गोताखोर होते हैं वो इसी प्रकार के जो फ्लिपर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, उनको पहन के और फिर वो गोताखोरी करते हैं ताकि वो अच्छे से तैर पाएँ और उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर है कि आपका नेक्स्ट, सर्प कैसे चलते हैं, सांप कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या वह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे, वो बहुत लंबी होती है। शरीर की पेशियां सिण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती है। देखो ये है सांप की फोटो। चाहे वे दूर ही क्यों न हो, पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बुझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप में एक ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं? जब भी आप कोई लेसन रीड आउट करते हो या आप कुछ भी ऐसी चीज़ देखते हो, जितने ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन
करने में क्यूरियस होंगे, उनकी जिज्ञासा ज़्यादा होगी, तो वही बच्चा डेफिनेटली अपनी क्लास में भी इंटेलिजेंट बच्चों में ही आता है। क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, उसका दिमाग यही सोचता रहता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप अपने आप को थोड़ी क्यूरियस बनाइए, अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ इस बात को मत लेके चलिए कि बस हो रहा है, नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो आप उनको जानने की जैसे जैसे कोशिश करेंगे, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको चीज़ें ईजी भी लगने लग जाएंगी। तो आप थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दें। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों? समपादी मतलब कि समान पैर वाले, जैसे कि गाय के भी 4 पैर होते हैं, भैंस के भी 4 पैर होते हैं ना, इस तरीके से समपादी, जिनके समान संख्या में पैर हों। हमारे पैरों में मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना से अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हमने की, तो आपको कुछ रीजंस जो हैं क्यों होते हैं, तो इन चीज़ों का पता चल गया होगा। अब हम करेंगे इनके कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश, जो हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में हम लेसन के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट 4 क्वेश्चंस हैं, इसके साथ कुछ इनके पार्ट्स हैं। तो ये हम करेंगे कल की वीडियोज़ में। जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो देखें, आज वाली वीडियो देखें, जिससे आपको जो ये क्वेश्चन हैं वो करने में बहुत हेल्प होगी, आपको ईजी लगेंगे अंडरस्टैंड करने में भी एंड लर्न करने में भी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 8 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस NCERT बुक्स, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो और एक लाइक किया करो, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।